हैं 2 बार के एक्स विधायक हैं, निर्दलीय 2 बार ये विधायक रहे हैं, सहरसा के रहने वाले हैं। बगल में सरवर साहब हैं, ये बेगूसराय के रहने वाले हैं, ये भी पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो मेरे साथ जो साथी हैं इनका मैंने आपसे परिचय इसलिए भी करा दिया कि अगर आपका कोई सवाल इनसे हो तो डायरेक्टली आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि दल का स्वरूप बड़ा हो गया है तो जरूरी नहीं है कि हर गतिविधि और हर व्यक्ति के बारे में मुझे ही जानकारी हो। लेकिन बाकी आपके जो सवाल है, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चंपारण एनडीए का गढ़ रहा है और महागठबंधन को कभी सफलता नहीं मिल रही है, तो लगता है कि जनसुराज यहाँ इसमें जगह बना पाएगा। एनडीए का गढ़ अभी तक रहा है, और एनडीए का गढ़ इसलिए नहीं रहा है कि यहाँ पर एनडीए की बहुत बड़ी समर्थन उनके लिए है। एनडीए का गढ़ होने की वजह एक ये रही है कि यहाँ के लोग के पास विकल्प नहीं रहा है, और खासकर पश्चिम चंपारण जैसे जिले में जहाँ पर राजद के शासनकाल के दौरान लोगों ने बहुत जंगल राज का एक बहुत विभत्स रूप पश्चिम चंपारण में देखा है, तो किसी भी हालत में लोग यहाँ राजद से जुड़े हुए दलों को वोट नहीं देना चाहते हैं। उसी का फायदा यहाँ पर एनडीए जैसे गठबंधनों को मिलता रहा है, जिनके नेताओं ने जनता को यहाँ एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है। उनको मालूम है कि राजद को तो लोग वोट देंगे नहीं, क्योंकि वो वापस जंगल राज का वो विभत्स चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, तो मजबूरी में लोग उन्हीं को वोट देते रहे। लेकिन जैसे ही अभी जनसुराज का विकल्प जनता के सामने आएगा, आप देखेंगे कि चंपारण में जनसुराज को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जनसुराज की जो राज्य स्तर पर जो भी परिणाम हो, उसमें चंपारण का परिणाम सबसे बेहतर होगा। आज की जो सभा है, क्या यह चुनावी सभा मानी जाए और मुखार मानी जाए जनसुराज की और प्रशांत किशोर की? नहीं, ये जनसुराज दल बनने के बाद जो राजनीतिक कार्यकर्ता सहयोगी जुड़े हुए हैं, ये उनकी ताकत है, ये उनका प्रयास है। प्रशांत किशोर तो जैसा कि आपने देखा आपके जिले में, हम तो 5, 10, 20, 25, 50 आदमी के साथ पैदल चले हैं, गांव गए हैं। टोटल 55 दिन हम यहाँ पर पैदल चले हैं। तब तो इतनी कोई दल नहीं था, इतना बड़ा संगठन नहीं था, तब तो इस सिर्फ विचार को, इस प्रयास को लेकर ही हम लोग गांव गए थे। अब उसका जो संगठनात्मक स्वरूप बन गया है, उन लोगों की ऐसी इच्छा रही है, सिर्फ चंपारण में ही नहीं, जो लोग भी अब दल से जुड़ गए हैं, वो राजनीतिक बैठक की बात उन्होंने करी है। अभी तक चंपारण के साथी ही पटना जाते हैं या कोई बैठक होती वहां आते हैं, हम लोग यहाँ नहीं आ रहे थे। तो फिर से पदयात्रा शुरू करने से पहले दल में यह सहमति बनी है कि जहां जहां संगठन बन गया है पूरे बिहार में, वहां एक बार कम से कम जाकर राजनीतिक बैठक, राजनीतिक आम सभा की जाए। इसीलिए ये प्रयास शुरू किया जा रहा है, और इसको अगले 1-1.5 महीने में मैं पूरे बिहार में कर लूंगा। फिर उसके बाद पदयात्रा जहाँ पर रुकी हुई है वहां से फिर से शुरू किया जाएगा। ये विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, तो क्या ये आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी किसी से गठबंधन भी करेगी या सिर्फ पूरी सीट पर लड़ेगी? गठबंधन को लेकर मैंने पहले भी जवाब दिया है कि 243 मतलब 243, जनसुराज 242 सीट पर नहीं लड़ेगा। फिर लोग सवाल करते हैं कि अच्छा चुनाव के बाद क्या होगा, तो मैं गठबंधन को लेकर आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, 2025 में 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी, और 2029 में भी 243 सीट पर ही लड़ेंगे। अभी नहीं, 2029 तक का आपको बता रहे हैं। तो फिर ये सवाल मत कीजिएगा कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई संभावना बन गई, किधर जाइएगा, दाएं जाइएगा कि बाएं जाइएगा। जनसुराज बिहार को सुधारने का प्रयास है, व्यवस्था के बदलने का प्रयास है, कुछ एमएलए जीतकर सरकार बनाने का प्रयास नहीं है। और मैं पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूं, चाहे 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, कोई इसके ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में, इस विचार के प्रयास में कोई कमी नहीं, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो गठबंधन का न पहले न बाद में कोई न संभावना आज है, न 25 के बाद होगी, न 29 में होगी। कम से कम जब तक मैं जीवित हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बिहार में किसी एग्जिस्टिंग दल के साथ हम लोग कोई गठबंधन कर लें, क्योंकि इन्हीं दलों ने तो बिहार को बर्बाद किया है। लालू नीतीश ने ही तो इसको बर्बाद किया है, कांग्रेस ने ही तो बिहार के लोगों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा है। आज भाजपाइयों ने ही तो नीतीश को हम लोग के सर पर थोपा है।
तो इन्हीं चारों के साथ या इनमें से किसी के साथ गठबंधन करके हम बदलाव की बात कैसे कर सकते हैं? बिहार में शराबबंदी है, क्या लगता है आप जीतने के बाद शराबबंदी चालू रहेगी कि यह बंद हो जाएगी? अब बिहार में शराबबंदी है, अगर पश्चिम चंपारण के इतने सब वरीय साथी पत्रकार अगर आप कह रहे हैं कि शराबबंदी है, तो मेरा कोई बात कहना ही इस पर बेकार है। बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, घर घर शराब बिक रहा है। और हम जनसुराज ने पहले घोषणा करी है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर बिहार से शराबबंदी का कानून हटा दिया जाएगा। इसलिए हटा दिया जाएगा कि दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ बिहार की बात नहीं कह रहा हूं, देश की बात नहीं कह रहा हूं, दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सुधार हुआ। दूसरी बात, शराबबंदी की वजह से बिहार में करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के जेब में, यहाँ के अफसरों के जेब में, शराब माफिया के जेब में। बिहार सरकार जिसका बजट अभी अभी आया है, आप उसका विकास का बजट देख लीजिए, 20,000 करोड़ रुपया इतनी बड़ी राशि है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर का करीब करीब ये 15 से 20% होता है। 1/3 से 1/4 पैसा जो है आप फॉरगो कर रहे हैं, और ये पैसा से किसी का फायदा नहीं हो रहा है। ये पैसा मिल रहा है यहाँ के अफसरों को, नेताओं को, शराब माफियाओं को। तीसरी बात कही गई, गांधी जी ने ये कहा है, इस बात को भी मैंने खुलासा किया है कि जो भी गांधी को पढ़ने का, समझने का दावा करते हैं, उनको मेरी खुली चुनौती है, आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ एक लाइन, एक पंक्ति दिखा दीजिए या बोला हुआ वाक्य सुना दीजिए जिसमें गांधी जी ने कहा है कि सरकार कानून बनाकर शराबबंदी लागू करे। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया, कानून बनाने की बात नहीं कही। अगर गांधी जी कानून बनवाना चाहते तो देश आजाद हुआ था, गांधी जी कहते पूरे देश में शराबबंदी लागू हो गई होती। अंतिम 2 और बात, सर जिस शराबबंदी को महिलाओं के नाम पर किया गया है, सबसे ज्यादा इस कानून का प्रताड़ना भी इस कानून से महिलाओं की है। कुल 8 लाख से ज्यादा मामले हुए हैं शराबबंदी में, 6.5 लाख से ज्यादा केसेस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, और 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। जो लोग जेल में आज बंद हैं, ज्यादातर ये लोग समाज के गरीब और पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको कोई वकील नहीं मिल रहा है, जिनका कोई कोर्ट में केस लड़ने वाला नहीं है, वही लोग आज जेल में बंद हैं। तो जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वो ये भी बताएं कि शराबबंदी से सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है। जो सरकार में ऊपर बैठा हुआ है, नीतीश कुमार के अगल बगल बैठा है, वो तो शराब का धंधा कर रहा है, वो करोड़ों रुपया कमा रहा है, और गरीब आदमी कहीं पकड़ लिया गया, उसको आप पकड़ के जेल में कर देते हैं। तो ये बिल्कुल हम लोग इस नीति के खिलाफ हैं, इसके हटाने के पक्षधर हैं, और जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी इसको हटा दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भैया ये कीजिएगा तो महिला वोट नहीं देगी, तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जनसुराज में मैंने इस अभियान को शुरू करते समय एक अपने आप से वादा किया है कि 10 बरस मैंने बहुत नेताओं और दलों के साथ काम किया। कई बार हम लोग जानते हैं कि ये बात गलत है, फिर भी वोट के लिए वो बात बोली जाती है, लेकिन इस अभियान में मैंने ये संकल्प लिया है कि मुझे जो बात सही लगेगी मैं बोलूंगा वही। आपको अच्छा लगे तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण बहुत सारे ऐसे बिहार के युवक हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी से वंचित रह रहे हैं। क्या डोमिसाइल नीति पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। देखिए, डोमिसाइल नीति क्यों नहीं बिहार में डोमिसाइल लागू है? इसलिए नहीं लागू है कि हम लोग के मुखिया नीतीश कुमार जी को हर 6 महीने साल भर पर ये फितूर रहता है कि हम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो उनको लगता है कि दूसरे राज्यों के 10, 20, 50 बच्चों को भी अगर नौकरी यहाँ मिलेगी तो दूसरे राज्य में लोग जाकर कहेगा कि भाई नीतीश कुमार बहुत अच्छा सरकार चला रहा है, वहां हमको वोट मिलेगा। वरना कोई वजह नहीं है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहां पर से 50 लाख से ज्यादा लोग 6 से 8 हजार 10 हजार रुपए की मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, वहां पर जो भी सरकारी नौकरी निकल रही है उसमें 50% से ज्यादा लोग यहाँ से बाहर के लोगों को आकर नौकरी मिल रही है। लेकिन जितना नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार हैं, उतना ही भाजपा ही जिम्मेवार है। देखिए, ये जो भाजपाई हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल बड़े होशियारी से सत्ता में भी हैं और कोई जिम्मेवारी भी नहीं लेते हैं। आप लोग सब यहाँ चंपारण के पत्रकार हैं, आपने कहा कि भाजपा का ये गढ़ है।
जरा भाजपाइयों से पूछिए कि भाई शराबबंदी से इतना ही फायदा है तो देश में तो तुम्हारी सरकार है, तुम देश में इसको काहे नहीं लागू करा देते हो? बगल में योगी जी काहे नहीं लागू कर दे रहे हैं शराबबंदी? जरा भाजपाइयों से पूछिए तो। अगर इतना बढ़िया ये कानून है तो बिहार के लोग ही इसका मजाक क्यों ले रहे हैं? तुम यूपी के लोगों को भी मजा दिलवाओ भाई, तुम देश में भी लागू करा दो। ये जो भाजपा की जो मोहित नीति है, यही काम तो कांग्रेस ने किया है। देश में बैठकर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं और बिहार में आप बिहार को हवाले कर दिया लालू के जंगल राज के। वही काम भाजपा वाले कर रहे हैं। देश में आप विकास, तरक्की, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं और बिहार में आकर शराबबंदी और 5 किलो अनाज, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार के बर्बादी के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं, क्योंकि लालू जी को इस राज्य की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है 1995 में। लालू जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया है, लेकिन 15 साल से ज्यादा लालू जी ने राज किया कांग्रेस के बैसाखी से। उसी तरह नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है, 117 एमएलए जिताया था 2010 में। उसके अलावा जितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, ज्यादातर समय भाजपा के सपोर्ट से रहे हैं। तो अगर नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नीतीश कुमार गलत कुछ कर रहे हैं, तो उसका असली गुनाहगार भाजपा ही है। ये दूसरे राज्य में दूसरे के पार्टियों को तोड़कर अपना सरकार बनाते हैं, विधायकों को खरीद कर सरकार बनाते हैं। बिहार में ऐसा कैसे है कि इनका 75 विधायक है, सामने से नीतीश कुमार का 42 विधायक है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। सामाजिक समीकरण के नाम पर कि 12 गो एमपी का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे, बिहार के बच्चे अगर भोग रहे हैं तो भोगें, बिहार के बच्चे पलायन कर रहे हैं, इनको कोई उसकी चिंता नहीं है। मोदी जी आए कह रहे हैं कि बिहार का लाडला मुख्यमंत्री है। ये नहीं कहा कि यही लाडला, हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री रहेंगे। वो घोषणा कर दें। चंपारण में अगर एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली ये घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं। जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने पर आपने बिहारियों के अपमान बताया था। बिल्कुल बताया था। देखिए, पैर छूना हम लोग की सामाजिक सभ्यता का हिस्सा है। आप अपने से बड़े व्यक्ति का या जिसको भी आप सम्मान देते हैं उसका अगर पैर छूते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पार्लियामेंट में, देश के संसद में जहां शपथ विधि चल रही हो या जहां पर सरकार का एक फॉर्मल मीटिंग चल रहा है, वहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार व्यक्ति और नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 13 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां पर सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। क्या किसी दूसरे ने पैर छुआ नीतीश मोदी जी का? आपको व्यक्तिगत श्रद्धा है, जाकर पैर छुइए। लेकिन आप बिहार के मुख्यमंत्री के नाते देश के संसद में खड़े होकर अगर प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं तो यही दिखा रहा है कि अपना कुर्सी पर बैठे रहने के लिए नीतीश कुमार पैर क्या छुएंगे? पैर पे बैठ भी जाएंगे। नीतीश कुमार की जो आज दशा है, वो तो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपने कभी सुना कि नीतीश कुमार ने कहा कि भाई चीनी मिल सब चालू हो जाएगा तब हम समर्थन देंगे? अभी तो पूरे देश में यही चर्चा है ना कि नीतीश जी के समर्थन से के देश में सरकार चल रही। नीतीश जी भाजपा के प्रधानमंत्री के बगल में बैठते हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ। क्या नीतीश कुमार ने कहा कि वक्त पे कानून बनेगा तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा? क्या नीतीश कुमार ने कहा कि अगर चीनी मिल चालू नहीं होगा तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा? तो नीतीश कुमार को बिहार की फैक्ट्री की बात नहीं करनी है, मुसलमानों के साथ यहाँ जो गलत हो रहा है उसकी बात नहीं करनी है। उनको बात करनी है भैया हमें मुख्यमंत्री बना दो, हम तुम्हें समर्थन दे देंगे। क्या लग रहा है चुनाव में फिर पलटी मारेंगे? कहां पलट के कहां जाएंगे? नीतीश कुमार को कहां दम है कि पलट के कहीं जाएंगे? वो तो नीतीश कुमार पार्टी जीतने के बाद करते हैं। एक चीज आप लोगों को ध्यान नहीं है, नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में कभी भी एक बार छोड़कर, जब उनका चुनाव मैंने लड़ाया था, अगर 2015 को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार आज तक अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़े हैं। क्योंकि वो लड़ते हैं भाजपा की ताकत से, भाजपा के पैसे से, भाजपा के संगठन से, और जीतने के बाद वो पलटते हैं।
तो नीतीश कुमार, आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा, 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ लें या राजद के साथ जाके लड़ लें। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए, बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। नीतीश कुमार का फेस रिएक्शन जो है वो भी काफी चर्चा में है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सिर्फ इशारों में बात करते हैं, कभी मुंह चबाते रहते हैं सदन में। भाई देखिए, फेस रिएक्शन पे क्या कहेंगे हम लोग। पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी शारीरिक तौर पे थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड। नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस राज्य का और कहीं ना कहीं भाजपा इसके लिए दोषी है। उनको मालूम है, ये बात सबसे पहले हमने नहीं कही, तेजस्वी यादव ने नहीं कही, सबसे पहले इस बात को नवंबर 2023 में भाजपा के यहाँ के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी जी ने सदन के बाहर कहा कि नीतीश कुमार जी को कोई मानसिक, गंभीर मानसिक बीमारी है। ये हमने नहीं कहा, ये सुशील मोदी जी ने कहा है। उसके बावजूद अगर कोई मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाकर थोपे हुए हैं बिहार पर, तो इसीलिए मैंने कहा कि गुनाहगार कौन है, गुनाहगार कौन है आप देख लीजिए। हम तो आपको कैमरे पर चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार, रोग की बात छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का खाली नाम बता दे, बाकी बात छोड़िए। बिहार की समस्या, विभाग में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब छोड़िए। अगर विभाग के सभी मंत्रियों का नाम बिना कागज देके बता दें तो मैं मान लूंगा कि वो स्वस्थ है और 5 साल उन्हीं को मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार अपने विभाग के मंत्री परिषद के साथियों का नाम तक नहीं बता सकते हैं और पटना में या जो लोग भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हो रही घटनाओं को गंभीरता से देख समझ रहे हैं, वो सब बात ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की अभी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। उनको तो ये याद नहीं रह रहा है कि किस जिला में हम जा रहे हैं। वो 4 बार जब अधिकारी बताते हैं तो उनको लगता है कि भैया हम पश्चिम चंपारण में हैं, नहीं तो इसको कुछ दूसरा जिला भी बता दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिएगा चुनाव में ये दिखेगा अभी आपको। अभी तो मुख्यमंत्री हैं तो बहुत घेरे में है, कोई बात नहीं कर सकता है, ढाक तोप के उनको पब्लिक के सामने लाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू होगा और जनता में आकर भाषण देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, पत्रकार सवाल करेंगे तो आपको जो मैं कह रहा हूं ये आपको दिखेगा। आपकी पार्टी को लोग क्यों वोट दें? हमारी पार्टी को तो पहली बात, ये हमारी पार्टी नहीं है, ये जनता ने मिलकर बनाया है। वोट इसलिए दें कि 30-35 साल से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को देने की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है वो खत्म हो। जन स्वराज को लोग वोट इसलिए दें कि देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार भी आगे बढ़ने की सोच सके। लोग जन स्वराज को वोट इसलिए दें कि यहाँ के 60 साल से ऊपर सभी महिला पुरुष को 2000 रुपए का पेंशन मिल सके। यहाँ के लोग जन स्वराज को वोट इसलिए दें कि 2025 के बाद जब छठ में लोग यहाँ वापस आए तो 5-10 हजार रुपए की मजदूरी के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े। लोग वोट इसलिए दें कि मनरेगा से कृषि को जोड़ा जाए ताकि बिहार का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसान की तरह समृद्ध बन सके। लोग वोट इसलिए दें कि यहाँ विद्यालय से खिचड़ी बंटना बंद हो, सही में पढ़ाई की शुरुआत हो और गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके, ये व्यवस्था बने। इसलिए जन स्वराज को वोट दें। सिर्फ भाजपा से डरकर लालू को वोट न देते रहें, लालू से डरकर भाजपा को वोट न देते रहें। और विकल्प नहीं होने की वजह से 30-35 बरस से
जो आपकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है उससे आजादी के लिए जन स्वराज को वोट दें। सर एक सवाल रहेगा, आपने कहा था लालू के समय जंगल राज था, उस जंगल राज से मुक्ति मिली और नीतीश की सरकार में कलम की डकैती शुरू हो गई, अफसरशाही है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसे के काम होते हो। अधिकारी कार्यालय इसलिए जाते हैं कि पैसा लेकर ही काम करेंगे और उनकी जो सैलरी आती है वह उनके किसी अन्य कार्यों में जाते हैं। क्या जन स्वराज की सरकार बिहार में बनती है तो यह कलम की लूट पर रोक लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल लगेगी और उसका पूरा ब्लूप्रिंट भी हम लोगों ने दिया है। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो कहता है कि मैं जन स्वराज की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर इस पर अंकुश जरूर लगा दिया जाएगा। और उसके लिए जो ब्लूप्रिंट दिया गया है, मैंने 4 बातें बताई हैं। दुनिया में जहां कहीं भी, जिन देशों में भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया, दुनिया के जो सबसे ईमानदार देश हैं, जो सबसे ईमानदार व्यवस्था है, फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, उन व्यवस्थाओं को अगर आप ध्यान से जाकर देखिएगा, वहां पर लोगों ने वहां की व्यवस्था में 4 बात को किया है। पहला बात, लोगों ने ईमानदार प्रत्याशियों को चुनकर भेजा है। दूसरी बात, सब बहुत बड़े पैमाने पर सरकारों ने सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण किया है। तो हम लोग यहाँ चाहते हैं, इसीलिए जन स्वराज का नारा है सही लोग, मजबूत आदमी नहीं, गलत आदमी नहीं, चाहे कमजोर व्यक्ति हो लेकिन ईमानदार हो, सही हो, उसको ही चुनाव में हम लोग उतारेंगे। दूसरी बात, अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होगा। कम से कम 1/3 विकास की राशि पंचायती राज व्यवस्था के चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए खर्च की जाए। तीसरी बात, जन भागीदारी, जो भी योजना बनती है उसमें जनता को पता तो चले कि उनका अधिकार क्या है। और चौथा जो उसका पिलर है, बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग। जैसे आप देखिए, सरकार यहाँ जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रही है बिजली का। किसी ने नहीं पूछा कि भाई जब तुम नल जल योजना बना रहे थे, अगर तुमने नल जल योजना में स्मार्ट मीटर लगा दिया होता तो पटना में बैठे बैठे पता चलता कि कौन सा मोटर ऑन हुआ, कितना पानी निकला, किसने कितना पानी कंज्यूम किया, तो वो तो भ्रष्टाचार पूरा उसमें कम हो जाता। अभी सरकार को पता ही नहीं कि कितना नल जल योजना कब चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये 4 जो सिद्धांत हैं, राजनीतिक लड़ाई में, लोकतांत्रिक लड़ाई में शुचिता आए, इसके लिए अच्छे लोगों का चुनाव, जो लोग चुनकर आए, व्यवस्था बने, उसमें बड़े स्तर पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। तीसरा, जन भागीदारी। और चौथा, बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग। इन 4 चीजों से बिहार में बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया में इस बात का प्रमाण है कि जिन देशों में भी, जिन राज्यों में भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, वो इन्हीं 4 माध्यमों से ये अंकुश लगाया जा सका है। अच्छे लोगों से क्या मतलब है? पार्टी में जो लोग आ जाए वही अच्छा है या दूसरे पार्टी छोड़ दिया जाता है वही अच्छा है? क्या है अच्छे लोगों का मतलब? अच्छे लोगों का मतलब ये है कि आप बालू माफिया नहीं है। अच्छे लोगों का मतलब ये है कि आप शराब माफिया नहीं है। अच्छे लोगों का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि आपके बाबूजी विधायक और मंत्री थे। अच्छे लोगों का मतलब ये नहीं है कि आप इसलिए चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं क्योंकि आपके जाति की सबसे बड़ी संख्या उस विधानसभा में है। अच्छे लोगों, एक मिनट, अच्छे लोगों का मतलब ये है जिसको समाज में कम से कम लोग ये कहते हैं कि नहीं, आदमी कमजोर है, अच्छा है, लेकिन समाज के लिए कुछ करने वाले हैं, कुछ करने की सोच रखते हैं। कर पाए न कर पाए, लेकिन करने की सोच रखते हैं। अब आप कहिएगा कि आपके भी दल में बहुत लोग जुड़ा हुआ है, दूसरे दल से आया है, उसका अच्छा का कौन गारंटी लेगा? तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है। हमारे पास कोई दूरबीन नहीं है कि हम देख के बता दें कौन अच्छा कौन खराब। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, जो लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, जिनको चुनाव लड़ाया गया है, वो ज्यादातर लोग, एक दो गलती हो सकता है कहीं, ज्यादातर लोग दूसरे दलों के मुकाबले या जो यहाँ समाज में स्थिति है उसके मुकाबले आपको स्वच्छ और समाज के लिए अच्छी सोच रखने वाले लोग होंगे। कोई भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं है। आज ऐसा नहीं है कि राजद में, भाजपा में, जदयू में कोई ईमानदार नहीं है, लेकिन आप उनसे जाकर पूछिए कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, तो क्या कहता है कि भैया क्या करें, व्यवस्था ऐसा है कि हम लोग भी, ईमानदार आदमी को भी चोरी करना पड़ता है। तो हम जन स्वराज जो व्यवस्था बना रही है कि कम से कम जन स्वराज में से जुड़े हुए लोगों में इतने अच्छे लोग जरूर रहे कि कुछ गलत आ भी जाए तो गलत कर ना पाए।
ये इसका सिद्धांत सर बिहार के वासियों के साथ हमेशा धोखा होता है। किसी भी पार्टी से कोई भी नेता आते हैं, बिहार के लोगों के साथ वादा करते हैं कि जीतने के बाद हम ये करेंगे, ये विकास करेंगे, लेकिन जीत जाने के बाद वादे से सब मुकर जाते हैं। तो आपके पार्टी पे कैसे भरोसा किया जाए? आपका भी पार्टी तो नया है सर। बिल्कुल भरोसा न करें, लेकिन जिसने पहले आपको ठग लिया, मोदी जी मोतिहारी में 2014 में आए थे और वहीं से भाषण में कहा कि जब इस चीनी मिल को चालू करने के बाद इसके चीनी से बने हुए चाय पीऊंगा तभी वोट मांगने आऊंगा। 2014 में कहे, 14 के बाद 5 गो चुनाव में मोदी जी वोट मांगने आए और मोतिहारी की जनता ने उन्हीं मोदी जी के कहने पर फिर वोट दिया। तो भैया वो तो नोन है कि इन्होंने धोखा दिया। उसके मुकाबले जनसुराज है जो अच्छा भी कर सकती है, धोखा भी दे सकती है, मान लिया बात को। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक दवा है जो एक्सपायर है, लिखा हुआ है कि ये दवा एक्सपायर हो गया है, और एक दवा है जो कि नई दवा है, ये डॉक्टर कह रहे हैं कि ये इससे रोग ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप बताइए पत्रकार होने के नाते आप ही बताइए कि आप एक्सपायर दवा खाइएगा कि जो दवा में 50% ठीक होने की संभावना है 50% हो या 20% हो वो दवा खाइएगा। तो जो पहले से एक्सपायर दवा है, लोगों ने लालू नीतीश भाजपा को यहाँ 30 वर्ष देख लिया, इसलिए उनको नया प्रयास करना चाहिए, जनसुराज को मौका देना चाहिए। जनसुराज भी न करे तो जनसुराज को भी हटाना चाहिए। लोकतंत्र में आपको 5 वर्ष में मौका आता है। आप कह रहे हैं कि नेता लोग ठग रहा है, तो भाई जो नेता ठग रहा है उसको दोबारा मत चुनो। जनसुराज वाले कितना दिन ठग लेंगे? 5 ही साल तो ठगेंगे। बिहार की दुर्दशा तो 75 साल से है, कम से कम 35 साल से तो लालू नीतीश ही आप कर रहे हैं। दक्षिण के जिन राज्यों में आपके हमारे बच्चे जाकर मजदूर बने हुए हैं, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, जिन राज्यों में सबसे ज्यादा आर्थिक तरक्की अभी हो रही है, उन राज्यों में कोई आदमी 10 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। वो दक्षिण के राज्य क्यों तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनता है, जो भी दल सत्ता में आता है, उन पर यह दबाव होता है कि हम काम नहीं करेंगे, जनता हटा देगी। तो जनसुराज को भी आप चुनिए सिर्फ 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए मौका दीजिए। अगर ये लोग भी जनसुराज वाले भी काम नहीं करते हैं तो इनको भी झाड़ू मारकर बाहर भगाइए, तभी सुधार होगा। किसी एक दल को आप लगातार वोट देते रहेंगे तो वो दल चाहे भाजपा हो, जदयू हो, जनसुराज हो, राजद हो, कांग्रेस हो, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, आपका काम नहीं करेंगे। तो जनसुराज जो मैंने आपको कहा, सबसे पहले क्यों वोट जनसुराज को पड़ना चाहिए? क्योंकि जनसुराज के प्रयास से आपके हमारे सामने एक नया विकल्प आ रहा है। आपकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो रही है। जिन नेताओं ने 5 साल आपका फोन नहीं उठाया इस दम्भ में कि जाओगे कहां, वोट तो हम ही को देना पड़ेगा, आज आपके पास, बिहार की जनता के पास वो अवसर आया है। आप उसको समुचित जवाब दीजिए, भाषणों से नहीं, धरने से नहीं, बल्कि वोट की चोट पहुंचाइए। आप देख रहे हैं कि पटना में जो लोग जा रहे हैं उनको मार लाठी मार रहा है, वही लोग वापस गांव में आते हैं, फिर सोचते हैं भैया तो लालू जी को वोट दे नहीं सकते हैं तो चलो नीतीश को दो। जिस नीतीश ने लाठी चलवाया आपके भाई पर, आपके दोस्त पर, आपके परिवारजनों पर, उसी को आप मजबूरी में वोट देते हैं। जनसुराज के रहने की वजह से अब आपके पास विकल्प है कि जिसने आपके बच्चों का पेपर लीक किया, जिसने आपके बच्चों का नौकरी बेचा, उस नीतीश कुमार को और भाजपा को आपको वोट नहीं देना है, क्योंकि लालू का डर नहीं, आपके पास एक तीसरा विकल्प है। इसी तरह जिन मुसलमानों को लालू जी ने बंधुआ मजदूर बनाकर 20 वर्ष से वोट लिया, कोई काम नहीं किया, मुसलमानों के पास आज विकल्प है कि भाजपा के डर से हमको लालटेन में किरासन तेल बनकर नहीं जलना है, हमारे पास जनसुराज है, हम जनसुराज को वोट दे सकते हैं। तो विकल्प नहीं होने की वजह से जो आपकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी वो खत्म हो रहा है, इसलिए आपको जनसुराज के लिए वोट देना चाहिए। जनसुराज काम क्या करेगा, उसमें लोग कैसे हैं, उसका प्रोग्राम क्या है, ये सब तो विषय है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि हम लोग की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो। देश को आजादी मिल गई, लेकिन बिहार में लोगों को राजनीतिक आजादी अभी भी नहीं मिली हुई है, और उस आजादी के प्रयास में सबसे बड़ा योगदान अभी जनसुराज का है। पहला दल है जो पिछले 3 वर्ष में सब समाज के वर्गों को लेकर एक नया विकल्प आपके सामने दे रहा है, इसलिए बिहार की जनता को आपको इसके साथ खड़ा होना चाहिए। क्या लग रहा है निशांत को बिहार विधानसभा चुनाव में लाया जाएगा? मेरा एक अपना व्यक्तिगत सिद्धांत है, जो लोग राजनीति में नहीं हैं मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करता। लालू जी के जो बच्चे
राजनीति में नहीं है, मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। नीतीश जी के लड़के जो है वो राजनीति में नहीं है। ये आपका विषय है कि आप उन पर क्या बात कर रहे हैं, मेरा विषय नहीं है। हमारे लिए नीतीश जी राजनीति में है, वो मुख्यमंत्री, हम उन पर बात करेंगे, उनकी नीतियों पर बात करेंगे, उनके काम या सफलता असफलता पर बात करेंगे, उनके बच्चे क्या कह रहे हैं, उनके प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है, ये मेरा विषय नहीं है। प्रशांत जी, आपने विकल्प की बात, एक मिनट, दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा के अलावा दिल्ली वासियों के लिए कोई विकल्प नहीं था। एक अरविंद केजरीवाल आए, 10 साल सत्ता में रहे। दिल्ली में क्या हुआ, उस परिदृश्य में आप अपनी पार्टी को कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में क्या हुआ, कम से कम वहाँ की जनता के पास 3 विकल्प है। जनता लोकतंत्र के हिसाब से उनको 10 साल का मौका दिया। जब उन्होंने जनता के हिसाब से काम नहीं किया तो आम आदमी पार्टी को झाड़ू मार के बाहर कर दिया, दूसरे को मौका दे दिया। 10 साल में फिर जो लॉस हुआ दिल्ली, अरे आप लॉस हुआ आप कैसे जानते हैं? आप दिल्ली के वोटर हैं। जिस दिन जनता को फायदा दिखा उनको दोबारा मौका दिया। जिस दिन, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, जिस दिन दिल्ली चुनाव का सर्वे, अरे सुनो भाई, आप उसी आधार पर जनता के बेस पर मैं बोल रहा हूँ। ठीक, आप ज्यादा आपको जानकारी है, हमको इतना नहीं जानते, हम तो बिहार में हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार से, उनके प्रयास से उनकी संतुष्टि रही, तब तक उनको वोट दिया। जिस दिन उनके काम से उनकी संतुष्टि नहीं है तो उनको हटाकर भाजपा को दे दिया। भाजपा वाले काम नहीं करेंगे, अगली बार किसी दूसरे को दे देंगे। मजबूरी दिल्ली के लोगों को नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। उन्होंने अपने लिए 3 ऑप्शन रखे हैं। लोकतंत्र में सबसे जरूरी इस बात का है कि आपके सामने विकल्प रहे, ताकि आपको कोई बंधुआ मजदूर न समझे। उस बात को आप समझिए। वो आम आदमी पार्टी हो, जनसुराज हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, लोगों के साथ सामने विकल्प रहना चाहिए। ठीक है भैया। अभी जो बजट आया है तो बिहार को लेकर किस रूप में देख रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या है बजट का? बिहार का जो बजट है उसमें नया क्या है आप बता दीजिए। पिछले 18 साल से, अरे भाई हम बता रहे हैं आपको, जिम्मेदारी पत्रकार की थोड़ी है, कुछ आप लोग भी जिम्मेदारी है कि बजट में क्या है जनता तक बात पहुंचे, कि मुनासिब है या नहीं। ठीक, आप पत्रकार हैं, आपने बजट की सारी बात जनता तक पहुंचा ही दी होगी। आप मेरा ओपिनियन मांग रहे हैं तो हम आपको कह रहे हैं कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पिछले 18-19 साल से बजटों में नहीं रहा है। और 18 साल 19 साल के बजट के बाद भी अगर आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है तो उस बजट से, उस प्रयास से, इन योजनाओं से तो बिहार का सुधार होने वाला नहीं है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय आज भी देश के प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले 1/3 है। बजट में उस चीज को एड्रेस नहीं किया गया है। बजट में ये नहीं कहा गया कि 80% बिहार के लोग जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं उनको 100 रुपया कमाने की व्यवस्था कैसे होगी। बजट में बिहार की जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है शिक्षा और पलायन को लेकर, उसमें कोई बात नहीं कही गई। शिक्षा का एक बजट बढ़ाकर 64,000 करोड़ रुपया उसमें शायद बताया गया। 64,000 करोड़ रुपया, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि अगर पिछले साल आपने 55,000 करोड़ रुपया खर्च किया, उससे 55 अच्छे विद्यालय नहीं बनाए तो 64,000 करोड़ रुपया खर्चा करके कैसे सुधार दोगे? या अगर आपका जो बजट 2,46,80,000 करोड़ का पिछले साल था उससे बिहार में पलायन नहीं रुका तो इस बार आप पलायन कैसे रोक देंगे? आप बताइए कि बजट में आपने कहा कि हम लोग की जिम्मेवारी है, ठीक बात है। पलायन रोकने के लिए बजट में कोई ऐसी स्कीम, ऐसी योजना, कोई प्रयास, कोई वक्तव्य हो तो आप हमको बताइए। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की, उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है श्राप है यहाँ का पलायन, उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई। जो यहाँ फैला हुआ भ्रष्टाचार है जो आपके साथी पत्रकार बता रहे थे उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई। बिहार में फैक्ट्री उद्योग कैसे लगेंगे इसको लेकर कोई बात नहीं कही गई। तो सिर्फ इंक्रीमेंटल हर डिपार्टमेंट का बजट एलोकेट हायर कर देने से उससे थोड़ी ना कुछ होने वाला है। क्या संभव है पलायन को रोका जा सकता है? 200% संभव है। हम लोगों ने बताया है कि 1 साल के अंदर डिस्ट्रेस माइग्रेशन, मजबूरी में जो लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं उसको 1 साल में रिवर्स किया जा सकता है। उसका पूरा ब्लूप्रिंट में हमने दिया है। हमने ये बताया है कि कैसे पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रोका जाएगा उस दिन अपने आप श्रम का पलायन रुक जाएगा।
मैंने ये भी बताया है, आप पत्रकार हैं तो आप उसको जाकर देखिए कि हर साल बिहार से 2.5 लाख करोड़ रुपया पूंजी, जो बिहार के लोगों की पूंजी है, वो बैंक दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। उसको रोकने की जरूरत है। बजट से सुधार नहीं हो सकता है। जब तक बिहार में लोगों के पास पूंजी नहीं होगी तब तक यहाँ रोजी रोजगार नहीं होगा। जब तक रोजी रोजगार नहीं होगा तब तक पलायन रुकेगा नहीं। तो हम लोग ये खाली नहीं कह रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, पलायन रोकने का रास्ता भी बता रहे हैं। और एक और बात, अभी हमने बिहार में, पटना में बिहार सत्याग्रह आश्रम शुरू किया है। वहां पर 1 लाख बच्चों को, इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, चुनाव से पहले 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षित करके 5 से 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए गारंटी दे रहे हैं। चुनाव से पहले, सरकार बनने से पहले वो मॉडल करके दिखा रहे हैं कि अभी 5 दिन के प्रशिक्षण में बच्चे कैसे अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं, कैसे 2,000 4,000 5,000 रुपया 10,000 रुपया कमा सकते हैं। ये मॉडल करके दिखा रहे हैं। सरकार जब बने उसकी बात अलग है। और आपको भी निमंत्रित कर रहा हूं कि आप आइए। वहां एलसीटी घाट पर जनसुराज ने अपने खर्चा से लोगों के रहने, खाने और प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। सैकड़ों बच्चे वहां रहकर ये प्रशिक्षण ले रहे हैं और अपने पैर पर खड़ा होने के, अपनी जीवन में एक नई शुरुआत की ओर प्रयास कर रहे हैं।